अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और सबसे पहले हमने बात करनी है पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब कराची। अभी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि शदीद अटेंशन का मुंतज़िर है। हंगामी बुनियादों पर इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत से मसाइल हैं, अंबार है एक मसाइल का जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन जनाब, अभी हाल ही में ख़ासकर 2023 के इंतखाबात के लिए सिंध के जो शहरी इलाके खुसूसन कराची की तरफ ऐसा लग रहा है कि तमाम सियासी जमातें, एटलीस्ट जो बड़ी 3 जमातें हैं, वो कुछ अटेंशन दे रही हैं। वफाकी जमात PTI हो, पीपल्स पार्टी हो जिनकी हुकूमत है इतने सालों से, या फिर पीपल्स मुस्लिम लीग नून, तीनों ही ये समझते हैं कि जी कराची को अब तवज्जो देनी होगी, उनके मसाइल भी एड्रेस करने होंगे। लेकिन ये करेगा कौन और कैसे? अब PTI ने 2018 में बड़ा टफ कंपटीशन दिया पीपल्स पार्टी को यहाँ पर, और 21 सीट्स थी जिसमें से 13 पर उन्होंने कामयाबी हासिल की, एक बड़ी जमात बनकर उभरी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब विफाक में हुकूमत बनाई और कराची से ही वो इलेक्ट हुए, तो उसके बाद कराची के जो लोग हैं उनका शिकवा ये रहा कि भूल गए वो विफाक जाके कराची वालों को, कुछ अटेंशन नहीं खास दी, पैकेजेस बहुत से अनाउंस, वादे वफा नहीं हुए। आज भी दौरा किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, लेकिन हंगामी दौरा था। कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है कराची का, उसके इजलास की वो सदारत करेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत से सवालिया निशान है। जनाब, यही पूछना है अपने एनालिस्ट से हमने आज कि क्या 2023 के इंतखाबात में PTI दोबारा कराची में सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात बन सकती है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं। रीमा उमर साहबा, इरशाद भट्टी साहब, हसन निसार साहब और मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप समझते हैं कि मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे मकबूल तरीन जमात PTI है, और 2023 में भी आप इसका इजहार ख्याल कर चुके हैं कि आपको से बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। कराची वालों का दिल जीत पाएगी? ये मैडम शेख क्लिप जरूर निकलवा के रखिएगा जिसमें मैंने कहा है कि 2023 में भी इसको बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। सर, ये अभी हमेशा 2 हफ्ते पहले का ही प्रोग्राम मैंने हमेशा नहीं कभी नहीं कहा। मैंने कहा है कि हमेशा मैंने पंजाब में मुस्लिम लीग नून को, अभी भी मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा पॉपुलर जमात है, और बाकी इलाकाई जमातें हैं, और बाकी 2 साल की कारकर्दगी डिपेंड करेगी। लेकिन बहरहाल ये सवाल पे आ जाए, वजीर आजम का सितंबर 2020 मतलब 10 महीनों के बाद चंद घंटों का दौरा, नो इत्तेहादी मुलाकात, नो पैसा, नो पैकेज, नो हासिल वसूल। क्या PTI जो आज 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात है 2023 के इंतखाबात में दोबारा सबसे बड़ी जमात बन जाएगी? निसाबी किताबी सवाल। अच्छा, गो के 2 साल बाकी हैं मैडम शेख, अभी कुछ कहना कबल अज वक्त है मैडम शेख, मगर गुजरे 3 सालों की परफॉर्मेंस देखकर मैं कह सकता हूं कि यही कारकर्दगी रही तो नो PTI को 2-4 सीटें भी मिल जाएं कराची से 2023 में तो यह गनीमत होगी। आज GB आजाद कश्मीर और सियालकोट जीत कर, अपोजिशन तितर बितर देख कर, PTI हवाओं के घोड़ों पर है, मगर ये हमने हर हुकूमत को हवाओं के घोड़ों पर देखा है और फिर गिरते भी देखा है। अगले 5 साल के अभी से दावे कर रहे हैं हम, मेरे दोस्त सारे के, पर 2023 के बाद भी 5 साल हम ही हैं जी। मैडम शेख, 50 लाख घरों का वादा था, 3 सालों में 22 पनाहगाहें बनी हैं। मैडम शेख, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, अब लंगर खानों की कतार में लोग लगकर लंगर वसूल कर रहे हैं। एहतसाब हो गया, इस्लाहात हो गई, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, पेट्रोल 4वीं-5वीं मरतबा बढ़ने को तैयार है, यूटिलिटी स्टोर से गरीब आदमी चीजें नहीं खरीद सकता। पंजाब साईं बुजदार के हवाले, आजाद कश्मीर साईं बुजदार के हवाले, KP साईं बुजदार के हवाले, और मरकज में नीचे 2-4 को छोड़कर सारे साईं बुजदार। तो इस कारकर्दगी के साथ मैडम शेख सवाल, अब वैसे तो आपने बड़ा खूबसूरत सवाल बनाया, उसके सवाल के अंदर ही जवाब है। 13 सीटें, ये तो 14 सीटें थी, 1 सीट कहां गई? और 1 सीट हारे कैसे? ना पहली पे, ना दूसरी पे, ना तीसरी पे, ना चौथी पे, पोजीशन पे। तो ये आपको इस कराची की आवाज नहीं सुनाई दे रही कि कराची क्या चाहता है? अच्छा भट्टी साहब, NA 247 का यकीनन आपने दुरुस्त हवाला दिया, लेकिन मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक तरफ हम PTI की बात करें, दूसरी जानिब कोई और ऑप्शन आपको नजर आता है? पीपल्स पार्टी से भी उतने ही लोग तंग हैं जितने बाकी, अगर कहीं उम्मीद नहीं नजर आती तो फिर ये जो खला है कौन पुर कर सकता है? ये देखिए, सियासत मफादात का खेल है, और इस वक्त कराची समेत जो अर्बन सिंध है, पूरे शहरी इलाके हैं, उसमें एक बड़ा सियासी खला पैदा हो गया है, खासतौर पर 2016 के बाद। 2016 से पहले MQM जैसी तैसी थी, एक ऑर्गेनाइज जमात थी। आप सिर्फ ये कहते थे MQM कितनी नशस्तें लेगी,
आज ये एक ओपन फील्ड है। इसमें पीटीआई भी है, इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी है, इसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान भी है, जमात इस्लामी भी है, पीएसपी भी है, तहरीक लब्बैक भी है। अब इसमें मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है? मेन कॉम्पिटिटर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध गवर्नमेंट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कराची की लोकल बॉडीज के लेवल पर अगर हम देखें तो जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक और एमक्यूएम पाकिस्तान, अगर तहरीक लब्बैक को इजाजत मिलती है इलेक्शन लड़ने की। लेकिन ट्रांसफॉर्म कोई नहीं कर पाएगा इस इकोनॉमिक हब को। ये इकोनॉमिक हब जो है पाकिस्तान का, जिसे हम बड़े फख्र से कहते हैं, ये मेरा कई साल पुराना थीसिस है, ये अब अनगवर्नेबल हो गया है। और उसकी बड़ी सिंपल से रीजन हैं। जिस शहर की आबादी 3 से 3.5 करोड़ हो और सेंसस में 2 करोड़ भी ना शो की जाए, उसको उस शहर को आप डेवलप कैसे करेंगे? जिस शहर की 8,000 कच्ची आबादियां हों, जिसमें 60 लाख लोग रहते हों, जिस शहर में 16 मिलियन एलियंस रहते हों, उस शहर को आप कैसे प्लान कर सकते हैं? जहां 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हों, 1 डीएचए हो, फेडरल गवर्नमेंट की अपनी टेरिटरी हो, वहां केएमसी का मेयर सिर्फ 34% कराची का, उसे कराची को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? ये मजाक है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान या इससे पहले सिंध गवर्नमेंट। प्रॉब्लम यहां यही होती है कि आप लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं करते, डिपेंडेंट होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शिकायत करती है फेडरल गवर्नमेंट पे। जब ये तीनों का एक इक्वेशन होता है तो कराची में डेवलपमेंट हो जाती है। वरना यहां हो ये रहा है कि जमीनों की भागदौड़ है, जमीनों पे सबकी नजरें हैं, कराची को सिर्फ लूटने लोग आते हैं और लूट के चले जाते हैं। तो कराची पे कोई स्पेंड नहीं करता। जो कराची के अपने लोग थे, उनके पास बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें मुंतखब किया वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो इस वक्त एक ओपन फील्ड है। जिसने इतने 2-2.5 सालों में प्रॉपरली काम कर दिया, उसको थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक है, यहाँ पीटीआई का भी वोट बैंक है, जमात इस्लामी, तो एक रेस है। मुझे लगता है डिवाइडेड हाउस होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई खासतौर पे उनकी नजरें हैं कि वो मैक्सिमम सीटें हासिल करें, क्योंकि मरकज में जो 2023 में जो भी जिस तरीके का भी सेटअप बनेगा, उसमें इसमें अर्बन सिंध की जो सीट्स हैं बढ़िया बहुत करेंगे सर। लेकिन कराची में पीटीआई आपको पहले से ज्यादा बेहतर पोजीशन में आप दिखाई देती है 2023 में? क्योंकि अब कहा तो यही जा रहा है ना पीटीआई की तरफ से कि जरा हम अपनी तवज्जो इस पे मरकूज रख रहे हैं। लेकिन ये मेरी खुद पीटीआई के एमएनए से बात हुई थी कराची। दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। और उसकी वजह यह कि वो, यानी आप सोचे ना कि लियारी में अगर पीटीआई के आदमी ने बिलावल भुट्टो को हराया और वहां 3 साल में प्राइम मिनिस्टर ने एक दौरा नहीं किया, तो वो क्या है, वो वहां के लोग उससे क्या सवाल करेंगे? उससे ये तो कहते हैं कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो हमारे इलाके में आता नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हैं मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर। अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, यकीनन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा हसन निसार साहब, जैसे अभी कहा मजहर अब्बास साहब ने कि सियासत तो नाम ही मफादात का है, रवादारियों का है, तो अगर हम आज बात करें इत्तेहादियों का भी ज़रा गिले शिकवे मलूज़े खातिर रख लेते हैं। जीडीए कुछ खास खुश नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान खान हंगामी दौरे पे आए, उनसे भी मुलाकात नहीं की, तो क्या वजह है? वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को तो एटलीस्ट साथ लेके उनको चलना चाहिए, पता चलेगा उनको मसाइल का, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सारी सूरत हाल तो आपने एक्सप्लेन कर दी है, मेरे से क्या लेना आपने? देखो 2023 जो है बहुत दूर है और हम बहुत अनप्रेडिक्टेबल मुल्क हैं। और तीसरी बात यह है कि मेरे पास विजन की कमी है और इल्म नजूम से भी अदम वाकफियत का मैं इतराफ़ करता हूँ। हाँ जी, 2023 पाकिस्तान, लेकिन हालात हाजरा पर आपकी कड़ी नजर रहती है ना, तो उसकी वो इनसाइट इस्तेमाल करते हुए कोई कड़ी नजर नहीं है। हालात हाजरा क्या है? और मैं जब से होश संभाला है लीना बीबी, यही हालात हाजरा हैं। अच्छा, ये 70 साल से हालात हाजरा यही हैं। हालात हाजरा को कई सर हमारे ऊपर तो ये हालात नाज़िला हुए ना, मेरे में नहीं है इतनी अकल अरसे से। अच्छा ठीक, मेरे में इतनी अकल नहीं है कि मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के बारे में 2021 में बैठ के 2023 के बारे में को पेशगोई करूं। अच्छा। मैं आजिज हूं, इसलिए माजरत कबूल फरमाएं। खत्म। ठीक सियाने लोगों से राब्ता करें, आपको पता लग जाएगा।
ओके सर, हमने तो इसीलिए आज ये इरशाद भट्टी से। अच्छा, मैं आती हूँ भट्टी साहब आपके पास, लेकिन रीमा उमर साहब पहले आपके पास आना चाहती हूँ। आप क्या समझती हैं जो कराची के मसले मसाइल हैं, जो अवामी सेंटिमेंट है, क्या अभी भी उसको ग्रास्प कर पाएगी पीटीआई? अलीना, NA 249 पे थोड़ी मजीद बात होनी चाहिए। उसमें पीटीआई की जो पीटीआई कह रही है कि वो बहुत पॉपुलर है कराची में और 2023 में वो जीतेंगे कराची से, वो उसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि एक तो पीटीआई, जैसे भट्टी साहब ने कहा, पीटीआई 5वें नंबर पे आई उस इलेक्शन में, 5वां नंबर। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा छठे पे के 5वें पे, छठे पे के 5वें? मेरा ख्याल है छठे पे। अच्छा, छठे पे। तो मैं तो और दर्जा बड़ा लम्हा है, क्योंकि 7वां नंबर नहीं था। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए किसी नीचे से फर्स्ट, नीचे से फर्स्ट, पहले ऊपर से फर्स्ट। उनको क्या पॉजिटिव अप्रोच है भट्टी साहब जी। रीमा, और उनको इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए। कहीं तो एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि पीटीआई से कराची जो है वो निगलेक्ट हुआ है। दूसरी चीज ये कि पीटीआई के लिए जो सिचुएशन थी, इसमें बहुत बड़ा डायलेमा था। वो कराची की सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी तो बन सकी इलेक्शंस के बाद 2018 में, लेकिन हुकूमत उनके पास नहीं थी। तो अगर आपके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लेकिन हुकूमत नहीं है, तो आप किस तरह गवर्न कर सकते हैं, किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं? 2-3 ही रास्ते हैं। एक तो ये कि आप जो गवर्नमेंट है वहां पे पीपल्स पार्टी के साथ बना के रखें, उनके साथ मिल के काम करें। और मेरा ख्याल है सबसे बेहतर होना था कराची के लिए भी, पीटीआई के लिए भी और सिंध पूरे के लिए भी। लेकिन ये तो पीटीआई बिल्कुल नहीं कर पाई। अभी भी हम देखते हैं आए दिन उनकी लड़ाई रहती है पीपल्स पार्टी के साथ। वो उनकी हुकूमत गिराने की बात करते हैं, गवर्नर्स रूल लगाने की बात करते हैं। तो ये तो इस तरह नहीं चल सकता। दूसरा ये ऑप्शन थी कि जो कुछ फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं कराची में, पोर्ट है, इस तरह के कुछ रेलवे वगैरह, उनके थ्रू आप गवर्न कर सकें। लेकिन वो भी लिमिटेड है ना, उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड है, उससे आप पूरा शहर तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तीसरा, जो मजहर साहब ने भी बात की, लोकल बॉडीज हैं, उसके थ्रू आप कुछ तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन लोकल बॉडीज पाकिस्तान में, सिंध में बिल्कुल एम्पावर्ड नहीं है। वो ब्लेम करती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जैसे मजहर साहब ने बहुत खूबसूरती से बयान किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे फेडरल गवर्नमेंट को। तो एक बहुत ही एम्बिग्विटी, एक इब्हाम सा रहता है कि कहाँ कौन गवर्न करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। तो ये भी एक डायलेमा है मेरा ख्याल है कराची का। तो पीटीआई जो है, मेरा ख्याल है अब भी जो 2 साल बचे हैं उसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है इन सब में से वो ये है कि वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ मिलके काम करे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि ओवरऑल आपने लोगों को किस तरह फायदा पहुंचाना है, और लोग सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है। ये जो टसल चल रही है और पॉइंट स्कोरिंग चल रही है खासतौर पे कराची के। अच्छा भट्टी साहब, एक क्विकली मुझे चीज़ का जवाब दे दें, क्योंकि पीटीआई इस चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल करती रही है, क्योंकि हमारी सिंध में हुकूमत नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। क्या ये चीज़ 2023 में भी किसी तरह से प्ले कर सकती है उनके हक में? नहीं कर सकती मैडम शेख, इस वजह से कि केपीके में तो उनकी हुकूमत है ना, पंजाब में तो उनकी हुकूमत है ना, मरकज में 24 किलोमीटर में तो उनकी हुकूमत है, जीबी में उनकी हुकूमत है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है। वहां क्या तीर चला लिए, वहां क्या तीर मार लिए। दूसरी बात मैडम शेख, जो दरमियान में आपने काट दिया था, वो मैं आखिरी बात, कराची पैकेज भी था, सिंध पैकेज भी था। अरबाब रहीम क्या इनको सिंध फतह करके दे गए जो अपनी सीट हार गया है? कराची वालों से हमदर्दी है मैडम शेख, पाकिस्तान की मुआशी शारक से हमदर्दी है, अरूसल बरात से हमदर्दी है, रोशनियों के शहर से। नेमतुल्लाह कमाल और मुस्तफ़ा कमाल के, नेमतुल्लाह और मुस्तफ़ा कमाल के अलावा एक डाकू से कराची छूटता है दूसरे डाकू के पास, एक लुटेरे से दूसरे लुटेरे के पास, एक बदनीयत से दूसरे बदनीयत, एक नायल से दूसरे नायलियत। कब्रिस्तान बन गया है, बर्बाद हो गया है कराची इन लोगों के वादों से। ये तीनों जमातें झूठ बोल रही हैं। इन्होंने सीटें लेते हैं, सीटें लेती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। ये बोल बचन है सारे पीपल्स पार्टी, नून के और तहरीक इंसाफ के। कराची वालों मुझे आपसे हमदर्दी है। हम ये बात तो करते हैं पीपल्स पार्टी, लेकिन अभी जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी है, तो ये भी मजहर बात साहब से मैं चाह रही थी पूछे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
जनाब, कराची का क्या फ्यूचर है, क्या प्रोस्पेक्ट है? इतने पोटेंशियल वाला शहर, कौन इसको ट्रांसफॉर्म करेगा? सवाल ये है। विफाकी जमात पीटीआई ने इसकी तरफ तवज्जो तो की है, लेकिन क्या वादे वफा कर पाएंगे वो? मज़हर अब्बास साहब, अभी जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे, भट्टी साहब के सबसे मायूस हो गए। तो 249 का जो इलेक्शन है उसमें तो बिल्कुल ऑपोजिट इसके हमें रिजल्ट्स नज़र आते हैं। लोगों ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। दूसरा, मुस्तफ़ा कमाल की बात हुई, तो पाक सरज़मीन पार्टी का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? गुंजाइश निकलती है कुछ? देखिए, अभी तक तो उन्हें कोई मेडन सीट भी नहीं मिली है। तो वो किसी भी इलेक्शंस में जाहिर है पार्टी वो खड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनका एक बड़ा डिफरेंट सा नैरेटिव उन्होंने पेश किया है। वो एथनिक, एक हार्ड लाइन एथनिक पॉलिटिक्स से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके लिए मैं नहीं समझता कि कितनी उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, मौजूद जरूर हैं। लेकिन असल इशू ये नहीं है कि कौन यहाँ से जीतेगा और कौन यहाँ से सीटें लेगा। असल इशू ये है कि कौन इस शहर की ओनरशिप लेगा। इस शहर की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। देखिए, बहुत ही बेसिक से काम है, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े काम नहीं है, एक तो पॉपुलेशन वगैरह, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं अनगवर्नेबल और अनमैनेजेबल कह रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी इसको इकोनॉमिक हब कहते हैं। जिस शहर में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इस शहर को हम इकोनॉमिक हब कहते हैं। सर, गवर्नर साहब कहते हैं ग्रीन लाइन बसेस आ रही हैं जल्द ही। ग्रीन लाइन बसेस से क्या होगा? कितना, मैं पहले ही कह रहा हूं ना कि जिस शहर की आबादी के साथ आप इंसाफ नहीं करते कि कितनी आबादी है, उस शहर के साथ कैसे इंसाफ करेंगे आप? कैसे 2 करोड़ के आप रिसोर्सेज देंगे? 3.5 करोड़ की शहर है, उसी में भी, और मैसिव करप्शन इन एवरी डिपार्टमेंट। फिर सर्कुलर रेलवे खत्म कर दी गई है, सर्कुलर रेलवे आप नहीं करते। अभी अली जैदी साहब ने मुझे बहुत लंबे चौड़े प्लान बताए कि कई अरब डॉलर्स की वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। और जिस तरह सर आप कह रहे हैं 100 बातों की एक बात कि इस शहर की ओनरशिप लेने की जरूरत है, एंड इट्स टाइम जी कि कोई इतने पोटेंशियल वाले शहर की तरफ तवज्जो करे। इसको ना सिर्फ सियासी मकासद के लिए बल्कि खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से इसकी तरफ अपनी अटेंशन करे और जो मसले मसाइल हैं उनको हल करे। इट कैन गिव सो मच, इट्स बिन गिविंग, और आगे भी अगर इसके ऊपर ज़रा सा तवज्जो दी जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अब तवज्जो की बात करें, शिकवे शिकायत की बात करें, तो जनाब न सिर्फ सिंध बल्कि विफाक, दीगर सूबों में भी कुछ वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी हैं जिनके भी कुछ शिकवे शिकायत हैं, कुछ रवैये बरते गए जिनके ऊपर कुछ शिकवे कहे जाते हैं। जनाब, इशू कुछ यूँ है कि गुज़श्ता रोज़ फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जिन्होंने हाल ही में पंजाब में मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया या उनको निकाला गया, ये एक मुअम्मा है। और फिर पहले उन्होंने ख़ुद से एतराफ़ किया कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उसके बाद खैर शिकवे शिकायत भी आए। एनीवेज़, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से शिकवा किया। उन्होंने कहा जी उनके साथ जो पंजाब में ये हुआ क्या है। गुफ्तगू हुई गवर्नर हाउस में मुख्तसर थी, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि जी मैंने तो आपको पहले ही बड़ी मुश्किल से पंजाब भिजवाया था, वो वफाक में जब वज़ारत इत्तलात उनसे ली गई थी उसके बाद, तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। लेकिन हमने देखा ये है कि ये रिवायत पहली दफ़ा नहीं है, ये एक तसलसल रहा है, तवातुर से चला आ रहा है। वज़रा हों, मुआविनीन ख़ुसूसी हों या फिर मुशीरान हों, बड़ी धद से बड़े दावे वादे करके उनको लाया जाता है, पेडेस्टल पे बिठाया जाता है, लेकिन फिर एकदम से चले जाते हैं वो। फिर उनके खिलाफ बड़ी बातें भी होनी शुरू हो जाती हैं, स्कैंडल्स भी आ जाते हैं। पूछा हमने ये है अपने एनालिस्ट से कि वफाकी और सूबाई काबीना में इस अंदाज से तब्दीलियों की वजह क्या है। अपने एनालिस्ट से ये जानने की आज कोशिश करेंगे। हसन निसार साहब, आप खान साहब के जो मिजाज है उससे बड़ा वाकिफ़ हैं, तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने कहा है ना कि ये अचानक, तो जो आपको अचानक लगता है ना अलीना, वो करने वाले के लिए अचानक नहीं होता। अच्छा, समझ गए हो? हंडिया चढ़ी हुई होती है उसको बोलने में वक्त है। अचानक आपको लगता होगा, अचानक नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बेसिकली टीम तो अनाड़ियों की है। फिरदौस आशिक अवान का अपना, उनका डॉक्टर साहबा का अपना एक एक्सपीरियंस है, बट मोस्टली तो वो फिरदौस आशिक अवान साहब तो एक हुई ना, इससे पहले तो बहुत सारे असद उमर साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, हमाद अजहर साहब हों, या फिर ये हमारे हफीज शेख साहब हों, एक लंबी फहरिस्त है।
आप एक्सप्रेस पे सवार रहती हैं भाई, मैं दूसरी बात का जवाब दे चुका हूँ ना कि इनके पास तो चलें फिर कोई तजर्बा था, बाकियों के सामने तो बंदा आजमा रहा है मसलसल लोगों को, ये उसका इख्तियार है। एंड ऑफ द डे देखते हैं, उस वक्त देखेंगे क्या होता है। इनके आने जाने से 19-20 का फर्क होता है मोस्टली। इनमें कौन से कोई सुकरात बुकरात बैठे हैं। ठीक है, वो एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा, खोती चक्कर कट के बोर्ड थले आ जाती है। की प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम है मजहर अब्बास साहब, आपको क्या तकलीफ है? सच्ची बात है सर, हमें तो कोई क्लैरिटी मिलती नहीं है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई तब्दील हो जाता है। पहले बड़े वादे दावे करके लाया जाता है, उसके बाद ऐसे। वो अच्छा रौनक लगी हुई है सर, एट व्हाट कॉस्ट? ये ना होता तो आप सवाल क्या करती? ये तो वैसे सही बात है सर। मजहर अब्बास साहब, कोई बात नहीं, हम किसी और चीज में सवाल कर लेते हैं, लेकिन ये बताएं, ये अचानक से नहीं होता क्या? क्योंकि हमने देखा अभी हमाद अजहर साहब के उसमें बड़ी तारीफें की गई, फिर एकदम से उनको तब्दील कर दिया गया। अब्दुल हफीज शेख साहब 2 दिन पहले उनकी तारीफों के गुण गाए जा रहे थे, वजीर आजम, वो एकदम से तब्दील हो गए। तो ये क्या होता है सब? क्या आपको लगता है कि ये दुरुस्त है? अगर जैसे हसन निसार साहब कह रहे हैं आजमाए जा रहे थे, इज इट जस्टिफाइड? बिल्कुल नहीं। देखिए, चीज ये होती है कि जिसको वो लेकर आते हैं उसकी तारीफ के पुल बांधते हैं वो, चाहे वो आईजी हो, चीफ सेक्रेटरी पंजाब हो, जिसको भी लेकर आए हैं वो। आप उठा लें, पुराने क्लिप्स उठा लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। इतना शानदार काम, और उनके मुंह पे कहते हैं कि तुम्हारी कारकर्दगी से मैं मुतमईन हूँ। कुछ अरसे बाद पता चलता है उसका नतीजा क्या होता है। उसका नतीजा ये होता है कि जब बार बार तब्दीलियों से फिर काम ठप हो जाता है। फिर जो नौकरशाही है उसको अंदाजा हो जाता है कि आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि जगह काम करने वाला है। वो अभी आके बैठता ही है, अभी अपने डिपार्टमेंट की मीटिंग करता है, अपना जो भी उसका जहन में चीजें वो उनके सामने रखता है। जब वो इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है तो उस वक्त पता चलता है कि वो उसका ट्रांसफर हो गया। अब फयाजुल हसन चौहान साहब को पता ही नहीं था कि उनका ट्रांसफर हो गया। उनको तो मीडिया से पता चला कि उनकी वजारत चली गई है। यकीनन ये एक डिस्क्रिपेंसी, और कुछ टाइम भी चाहिए होता है वजारत में एटलीस्ट आपको सेटल इन होने के लिए। ठीक है, नहीं, इम्पोर्टेंट बात देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन जो है उसमें फ्लॉ है। आपके फैसला ही नहीं कर पाते कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब कौन लोग। ओके, फैसला साजी में प्रॉब्लम है। देखिए, ये बेसिक आर्गुमेंट गलत है। अच्छा, कि जी इनके पास तजुर्बा नहीं है, इनके पास तजुर्बेकार टीम है। आप उठा के देख लें ना, आप उठा के देख लें उनकी टीम को। माशाअल्लाह 3-3, 4-4 गवर्नमेंट्स को सर्व किए हुए लोग मौजूद हैं, तो तजुर्बा तो मौजूद है। आप ब्यूरोक्रेट्स को उठा, ठीक है, पुराने ब्यूरोक्रेट्स सबके साथ बेसिकली डिसीजन मेकिंग नहीं है, फैसला साजी में कमी है यहाँ पर। मजहर अब्बास साहब, एक छोटी सी बाकी तज्जियाकारों की राय उसके बाद शामिल करते हैं। जनाब, वज़रा मुशीरान बड़ी ईमान से लाया जाता है, फिर एकदम से आंखें फेर ली जाती हैं, बहुत सी चीज़ें भी सामने आती हैं। ये अपने एनालिस्ट से पूछ रहे हैं जनाब, इस अंदाज से तब्दीलियों की वजह क्या है? भट्टी साहब, मजहर साहब ने जिस तरह से कहा डिसीजन मेकिंग में कमी है, डिसीजन मेकिंग का फुकदान है। हसन साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है, आजमा रहे हैं, आजमाने दें। कब तक आजमाते रहेंगे? आप किस मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं? सब बदल गए, ना बदला तो साईं बुज़दार ना बदला। पहली बात है, एक शरिस्त में बेवफाई है, शरिस्त में बेवफाई है, हरजाईपन है तहरीक इंसाफ। दूसरा गलत फैसला साजी। तीसरा मुशावरत का ना होना। ठीक है, 12 मरतबा KPK में तब्दीलियां की गई, 11 मरतबा मरकज में ब्यूरोक्रेट्स तब्दीलियां रिकॉर्ड साज। फिरदौस आशिक को सलाम के पहले मरकज में इमरान खान की तर्जमानी की, फिर उनको सलाम के बुज़दार के 0/0 = 0 को खूबसूरती से पेश किया। वो इमरान, आखिरी बात मैडम शेख, वो इमरान खान से शिकवा कर रही हैं, इस पर हैरत है। डॉक्टर साहब को नहीं पता नासिर दुरानी, हारून शरीफ, तानिया अदरस, नदीम बाबर, असद उमर जाना आना, अमर क्यानी जाना आना, हमाद हफीज शेख, फयाजुल हसन चौहान और बहुत सारे। खुद डॉक्टर साहब जब मरकज से फारिग हुई थी, शहजाद अकबर और आजम खान के दफ्तर में बैठ के लड़ती रही थी, और किस तरह फारिग किया था, इमरान खान मिले भी नहीं थे। इसके बाद शिकवे की गुंजाइश? डॉक्टर साहब आपको सलाम। ओके, रीमा। अलीना, एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस सिचुएशन को। जब किसी के पास मिनिस्ट्री होती है या वो स्पेशल असिस्टेंट होते हैं या फोकल पर्सन होते हैं, वो अपने आप को इमॉर्टल समझते हैं, इनविंसिबल समझते हैं, और उनका जो रवैया होता है और लोगों की तरफ, मीडिया की तरफ, ऑपोजिशन की तरफ, वो बिल्कुल ही बदल जाता है। उनको लगता है कि वो वहां रहने के लिए हमेशा के लिए।
तो मुझे एक पोएम याद आई, मैंने स्कूल में पढ़ी थी, उसका नाम था ओzymandias। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। किंग और ये भट्टी साहब आपने पढ़ी होगी, मेरा थोड़ा सा ज्यादा इवॉल्व लेवल है इससे। तो वो जो पोएम थी वो थी, माय नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माय वर्क ये माइटी एंड डिस्पेयर। वो दिखा रहा है कि मेरा काम देखो और देखो कि मैंने क्या कुछ अचीव किया है। Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. कि जब आपके पास इक़्तिदार खत्म होता है तो कुछ नहीं रहता। तो मेरा ख्याल है ये एक लेसन है इन सब के लिए जो समझते हैं कि वो इनविंसिबल है। स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स, ये इक़्तिदार जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। ये पहली बात। दूसरी, जब भी वजीर आजम से सवाल किया जाता है या इन मिनिस्टर से सवाल किया जाता है कि आपको क्यों हटाया, वो कहते हैं देखिए हमें प्राइम मिनिस्टर की विजन जो है उस पे एतबार है, हम यकीन रखते हैं, उनकी डिस्क्रेशन है, वो जो चाहे वो करें। लेकिन सवाल तो पूछना बनता है ना, डिस्क्रेशन उनकी होगी, इख्तियार उनका होगा, लेकिन एक शख्स को आपने एक मिनिस्ट्री पे लगाया, आपने कहा कि वो बेस्ट है। हसन निसार साहब कह रहे हैं ना कि अचानक नहीं होता, लगता तो है कि अचानक होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो कह रहे होते हैं वो नहीं हटेंगे, उन पे वो यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको हटा दिया जाता है। ये हमने बहुत बार देखा है, असद उमर की बात देखा है, हफीज शेख के बारे में साथ देखा है, और भी बहुत लोगों के साथ, कि कुछ दिन पहले वो फुल कॉन्फिडेंस कहते हैं उनका है उन वजीरों के ऊपर, और कुछ ही दिन बाद उनको हटा दिया जाता है। तो ये एक पूरा एक इसका ट्रेंड है, एक हमारे पास लंबी लिस्ट है। अच्छा, और बहुत फनी बात ये है कि उन्हीं लोगों को फिर वापस उस मिनिस्ट्री पे लगा दिया जाता है। तो फवाद चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से हटाया गया, शिबली फराज साहब को लगाया गया, फिर से फवाद चौधरी को उसी मिनिस्ट्री पे ले आए। तो ना अच्छा, अभी जिससे फिरदौस आपा जिस मिनिस्ट्री से हटी है, वो भी कहा जा रहा है कि वापस शायद फैजल हसन चौहान साहब के पास चले, वहाँ साराइयाँ हो रही हैं, तो ये भी अब देखना बाकी है। ये भी एक अजूबा ही होगा। तो जितने कॉन्फिडेंस से वजीर आजम ने कहा मैं वो करता हूँ जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है, लेकिन कुछ तो हमें भी बताएं कि इस तरह की जो चेंजेस हैं ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट कैसे हैं। मैं चाहूंगी हसन निसार साहब को 2 सेकंड दे दें हम एंड में। बन गया है, फ्रैंकली ये एक मजाक बन गया है अब, और अब कोई ट्रस्ट नहीं करता इस विजन पे, लगता है कि कंफ्यूजन है और इसके पीछे कोई सेंस नहीं। क्या किसको किस जगह पे लगाया जा रहा है, किस वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। हसन निसार साहब क्या करूं मैं, हम मुझे बताएं ना सर, इतनी दानिशमंदी हम चल रही हैं तो मैं इजाफा नहीं कर सकता। मैं सच्ची बात है, मुझे इस तरह के सवालों बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। सर हम समझना आपके कहने से इतना कीमती वक्त है, जैसे कॉलम्स हम समझना कॉलम्स की स्पेस इतनी कीमती होती है, उस पर रत्बो याबस होता है। अच्छा। अब इतना कीमती वक्त है आपका टीवी का, कोई ऐड शेड चलाओ यार, तुम लोग क्या लेके बैठ जाते हो? सर ये भी बड़ा कीमती है, यकीनन अगर हमारी वजारतें नहीं सर इसी तरह ही चल रहा है। सर नहीं, माजरत के साथ आप बिल्कुल आपकी राय आप हम प्रिजर्व करते हैं आपकी राय के तौर पे, लेकिन ये बड़ा अहम है, हमारी वजारतें, हमारी मुख्तलिफ शोबे जिनके ऊपर इन लोगों को ला के बिठाया जाता है, अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती, अगर वो कहते हैं हम भाई सुन तो ले। अब अभी जो रीमा ने बात की वो बहुत पते की और बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन ये नई नहीं है। मेरा तो ये मुद्दतों से मैं लिख चुका हूं कई बार कि ताकत और दौलत हम मुसलमानों को मुद्दतों से हजम नहीं होती। ये जो रीमा ने बात की है बहुत बुनियादी बात है, लेकिन वो इस लॉट के बारे में नहीं है। ये सारे के सारे पीछे ना वर्क पलट के देखें, सब इसी तरह न जाने के लिए आते हैं और फिर ठुड्डे खाते हैं बाद में। ये रिवायत है। इतनी डेस्परेशन जो नून लीग में है, इतना अदम तवाजुन जो वहां पाया जाता है, उसकी क्या वजह है? नुसरत भुट्टो का एक जुमला सुन लें, मरहुमा का, अल्लाह उन्हें ज़रीक़ रहमत करे, हमारी तो बुजुर्ग थी, वो कहा करती थी भुट्टोज आर बोर्न टू रूल। ये आपकी नफ्सियाती कोई मसला है। ताकत, दौलत, इज्जत, शोहरत, ये चीजें हजम नहीं होती इस माशरे में, और इसको आगे स्ट्रेच कर लो आप तो ये कहीं भी नहीं होती।
आलम इस्लाम पे जवाल के बेशुमार असबाब में से ये बहुत नुमायां है, जो पॉइंट आउट किया है रीमा ने। बात ठीक है, ये तो बाकी जंगल के बादशाह होते हैं ना। नहीं सर, अंडा दें या बच्चा दें। सर बात ये नहीं है, बात हम यही पूछ रहे हैं ना कि कैसे जस्टिफाइड कैसे है फिर। मजहर अब्बास साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह रीमाई की बात को, रसन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, पावर करप्ट, मोर पावर करप्ट यू मोर, और यही हमारे यहाँ होता रहा है कि हम पावर ग्रैब करना चाहते हैं, फिर पावर छोड़ना नहीं चाहते। और अक्सर जब लोग ऑपोजिशन में होते हैं तो उनसे अक्सर जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, उनसे मैं कहता रहा हूं, जब वो ऑपोजिशन में ये बातें क्लेम्स करते हैं ना, हम ये करेंगे, तो मैंने हमेशा उनसे ये सवाल किया कि जैसे आप आज बात कह रहे हैं, वैसे ही जब इस मुल्क के वजीर आजम बने तो ऐसी बात कीजिएगा, क्योंकि इस मुल्क के जो लोग जब वजीर आजम बनते हैं तो उनकी बात उससे बड़ी मुख्तलिफ होती है जो अपोजिशन में। और ऑन अ लाइटर नोट, फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को कल के वाक़े के बाद कहना चाहिए, पंजाब नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है जी, वैसे उन्होंने यही कहा था, पंजाब नहीं जाऊंगी। नजरें ताक पे थी, अब आगे देखते हैं हाउ इट अनफोल्ड्स। जनाब, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।